नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बसीरत टीवी के ख़ास पेशकश रूबरू में आपका इस्तकबाल है। आज हमारे साथ मुंबई की मारूफ़ मशहूर शख्सियत बिलखुसूस समाजवादी पार्टी के क़दावर रहनुमा और मुंबई के भाई कल्ला मदनपुरा नागपाड़ा के 211 हल्का के वार्ड काउंसलर जनाब रईस शेख साहब हमारे इस प्रोग्राम में आज की इस मुलाकात में ख़ुसूसी तौर पर हमारे साथ हैं। मैं चाहता हूं कि आज जो कांग्रेस की तरफ से और ऑल अपोजिशन पार्टी की तरफ से जो भारत बंद का ऐलान किया गया है, अभी हमारे रईस शेख साहब उसी भारत बंद को कामयाब करके उस रैली में शिरकत करके आ रहे हैं। मैं चाहूँगा कि जनाब रईस शेख साहब इस पर रोशनी डालें कि ये आपका जो बंद था जिसको कांग्रेस ने जिसका ऐलान किया, इसमें आप कहाँ तक कामयाब रहे और इसका कैसा असर देखने को मिला। देखिए 19 पार्टियों ने मिलकर इस बंद का ऐलान किया है, जिसमें समाजवादी पार्टी पेशतर है और जनाब अब्दुल वासिम आज़मी साहब ने इमीडिएटली जब बंद का कॉल किया गया तमाम अहदेदारान को बहुत ताकीद करके साथ कहा था कि ये बंद कामयाब होना चाहिए और हुकूमत की तमाम जो है कोशिशों के बावजूद मुझे कहने में मसरत होती है कि मुंबई में ख़ास तौर से मुस्लिम इलाक़ों में ये बंद कामयाब रहा। हाँ, ये है कि हम लोगों को बताना पड़ा कि ये बंद सिर्फ महंगाई के ख़िलाफ़ नहीं है बल्कि ये बीजेपी की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ है। और जब ये लोगों ने सुना कि भारतीय जनता पार्टी के जिस तरह से इकोनॉमी का मैनेजमेंट हो रहा है उसके ख़िलाफ़ है तो लोग पेशतर आए, अपनी मर्ज़ी से उन्होंने बंद किया। क्यों किया? क्योंकि लोग परेशान हैं। आज मैं जिस दुकान को कह रहा था जाके बंद करने के लिए तो मुझसे सामने से कह रहे थे वैसे भी बिज़नेस कहाँ है, वैसे भी लोग ख़रीदार नहीं है। आज हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा कारोबार चलता है बैग्स का। केरला में जो आज बाढ़ आई है उसकी वजह से भी बहुत असर पड़ा है। कारोबार नहीं है लोगों के पास, बिज़नेस नहीं है लोगों के पास। बहुत सारे लेबर जो बाहर रियासतों से आके काम करते थे मुंबई में वो जा चुके हैं। कई लोगों ने हज़ारों लोगों को ले ऑफ किया है, जिसका मतलब है कि हम अब मुलाजमत नहीं दे पाएंगे। तो ये सब के बैकग्राउंड के अंदर बड़ा आसान है लोगों को समझाने का और मैं समझता हूँ कि बंद कामयाब भी है, ताउन भी है लोगों का और भारतीय जनता पार्टी बखलाई हुई है। हम जब बंद कर रहे थे तो इमीडिएटली पुलिस आ गई और हम रिक्वेस्ट कर रहे थे लोगों से, हमने किसी से ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कहा, हम लोगों तक अपनी सिर्फ बात पहुंचा रहे थे। लेकिन बड़ा सख्त रवैया रहा लोगों का, जो लोग गवर्नमेंट की तरफ से हैं। तमाम चीज़ों के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह बंद कामयाब है, कामयाब रहेगा और भारतीय जनता पार्टी के ख़िलाफ़ जो है सिर्फ मुसलमान नहीं, नॉन मुस्लिम भी, दलित भी सब खड़े हो गए और मैंने इस इलाके में देखा कि बंद कामयाब है। अभी जैसे जिस वक्त बंद का ऐलान किया गया और बंद चल रहा था हिंदुस्तान के अंदर और तकरीबन तमाम शहरों से ये खबरें मौसूल हो रही थी कि बंद तकरीबन कामयाब है। इस दौरान इस एनडीए गवर्नमेंट के जो सीनियर वज़ीर हैं रविशंकर प्रसाद, उन्होंने एक चैनल पर यह कहा कि डीज़ल और पेट्रोल का जो रेट बढ़ रहा है इसमें ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये विदेशी चीज़ें हैं, ये इस पर विदेश का कंट्रोल है। इस सिलसिले क्या कहते हैं? नहीं, आवाम बहुत जानकारी रखती है, कोई फाइनेंस मिनिस्टर खड़े रह के हमको गुमराह नहीं कर सकता। सीधी बात है कि पेट्रोल का प्राइस पिछले 4 साल में बल्कि घटा है। इंटरनेशनल प्राइस पेट्रोल का जिस तरह से है, जब यूपीए की गवर्नमेंट थी जिसको समाजवादी पार्टी ने सपोर्ट किया था तब डीजल के पेट्रोल के प्राइसेस बहुत ऊपर थे। आज प्राइसेस इनके नीचे हैं, टैक्स कंपोनेंट बहुत ज़्यादा है। आज डीज़ल और पेट्रोल 32 रुपये मिलना चाहिए तो आज अगर 80 रुपये है तो उसमें 50% से ज़्यादा कंपोनेंट टैक्स का है। आज यही प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि हम एक देश में एक ही टैक्स चाहते हैं, उन्होंने डीज़ल और पेट्रोल पे एक्साइज जारी रखा है। यही प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि हम एक समान टैक्सेस को ट्रीट करना चाहते हैं, वो देखिए कि एक्साइज सारे टैक्सेस जो सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के हैं सारे लागू है। गवर्नमेंट ये पैसा कलेक्ट करके क्या करना चाहती है वो मेरे समझ में नहीं आ रहा। आप ख़जाने में देखेंगे तो पैसा बहुत है और काम नहीं हो रहा। ये मैनेजमेंट की नाकामयाबी है, बहुत बड़ी नाकामयाबी है और इसी के ख़िलाफ़ पूरा हिंदुस्तान है। बाज़ तजज़ियाकारों का कहना है कि ये जो भारत बंद का ऐलान किया कांग्रेस ने और इसमें तकरीबन तमाम अपोजिशन पार्टियाँ, तकरीबन 20 पार्टी आपके मुताबिक 19 से 20 पार्टी शामिल है, इसको एक तरह से 2019 का जो लोकसभा इलेक्शन आने वाला है उसकी तैयारी के पेश नज़र भी देखा जा रहा है। इस सिलसिले में आपका क्या कहना है? क्यों नहीं हम तैयारी करेंगे? हमारा तो अपोजिशन का काम है कि सरकार की नाकामयाबी लोगों तक पहुँचाए और अगर सरकार कामयाब होती तो हमारा बंद नाकामयाब होता।
अगर बंद कामयाब है इसका मतलब ही कि सरकार नाकामयाब है। और डेफिनेटली 2019 की पूरी तैयारी है, लोगों तक और अग्रेसिवली और अच्छी तरह से और क्लियर सरकार की नाकामयाबी हम सब ऑपोजिशन पार्टी ज़रूर बताएंगे। और आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी को पूरे हिंदुस्तान में हर शख्स के सामने एक्सपोज करने का काम समाजवादी पार्टी भी करेगी और तमाम सेकुलर पार्टीज करेंगी। तो क्या आने वाला जो इलेक्शन है 2019 का इलेक्शन, जाहिर सी बात है कि ये बहुत बड़ी चुनौतियों से पूरा है, बहुत बड़ा एक समझिए टक्कर कांटे का मुकाबला होगा। जिस तरीके से 2014 के बाद से मोदी हुकूमत तकरीबन बहुत सारी रियासतों में इलेक्शन जीती है और बड़ी कामयाबी के साथ, तो 2019 में आखिर अपोजिशन के पास इसके मोदी का मुकाबला करने के लिए, मोदी जी जो हमारे वज़ीर आज़म, उनका मुकाबला करने के लिए क्या हिकमत अमली है? किस तरीके से एनडीए को आप हुकूमत से बेदखल करें? देखिए, आज जो इंडिपेंडेंट मीडिया आपके जैसे उनको छोड़ दें, तो तमाम मीडिया जो है नेशनलिज्म, पाकिस्तान, कश्मीर, गौ हत्या, इस पर ही बात कर रही है। तो एक कोशिश की जा रही है कि वातावरण बनाने की कोशिश की जा रही है कि कहीं ना कहीं जो कट्टरपंथी सोच है उसको दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो जो इंडिपेंडेंट मीडिया अभी अग्रेसिव हुआ है, उसके बाद लोगों तक सही चीज़ें पहुंच रही है। और सबसे बड़ी बात है, जो इकोनॉमिक हालात है लोगों के, जो मोदी ने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, आज लोगों की परेशानी आम लोगों की इतनी ज़्यादा हो गई है, नौकरियां नहीं है, एजुकेशन में कोई बदलाव नहीं आया, सड़कें वैसी हैं, जो आम लोगों की चीज़ें होती हैं। मुझे लगता है कि ऑपोजिशन ये चीज़ों को डेफिनेटली दर्शाएगा। दूसरी बात, आज राफेल डील की बात कीजिए, जो करप्शन है बहुत हाई है। आज आमतौर से दिखाई दे रहा है कि बीजेपी के वर्कर किस तरह से काम कर रहे हैं, और मोदी सरकार का जो अहंकार है, हर चीज़ की तरफ जो अहंकार है, वो खुद उनको ले डूबेगा। बहुत मेहनत की ज़रूरत है, चेतावनी बहुत बड़ी है, लेकिन मुझे लगता है कि सच्चाई अपने साथ है। अच्छी बातें हम कर रहे हैं, लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, देश के हित की बात कर रहे हैं, तो लोग सुनेंगे। और मुझे लगता है 2019 की तस्वीर मुख्तलिफ होगी, 2014 जैसी बात नहीं होगी। अच्छा, इस बंद में शिवसेना ने तो साथ नहीं दिया, और ये अंदर की बात है, शिवसेना भी अपोजिशन के साथ है। अच्छा, अंदर की बात है, क्योंकि उनके वर्कर्स को मैंने आज देखा कि वो लोग हमारे वर्कर्स के साथ मिल के बंद कराने में कर रहे थे, और शिवसेना ने हर पेट्रोल पंप के ऊपर बोर्ड लगाए हुए हैं सरकार के खिलाफ। लेकिन यही दोगली राजनीति शिवसेना को ले डूबेगी, क्योंकि कभी हमारे साथ कभी उनके साथ नहीं चलता। एक डिसीजन लेना पड़ता है कि अगर मोदी सरकार गलत है तो उसके खिलाफ शिवसेना को रहना चाहिए। लेकिन सुबह उठकर शिवसेना अपोजिशन के साथ रहती है और रात होते होते बीजेपी के साथ चली जाती है। शिवसेना का भरोसा नहीं किया जा सकता। जब 2019 के इलेक्शन में समाजवादी का कांग्रेस पार्टी के साथ क्या रोल रहेगा? ये तो हमारे सीनियर्स डिसाइड करेंगे, सम्मान्य अखिलेश यादव जी और अबू आसिम आज़मी साहब डिसाइड करेंगे। लेकिन उन्होंने यही कहा है कि सेकुलर ताकतों को लेकर चलना है, सेकुलर ताकतों को एक होना है, तभी हिंदुस्तान में हम बीजेपी को हरा सकेंगे। अब ये अलायंस का मुद्दा जो होता है, हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो बड़े नेता हैं, वही करते हैं। लेकिन जो पार्टी की लाइन मुझे मालूम है वो ये है कि सेकुलर ताकतों को एक होना चाहिए, लेकिन वकार के साथ, जो जिसकी ताकत है उसको पहचानने के साथ, इज़्ज़त के साथ। यही बात मैंने आसिम भाई से सुनी है। अलायंस का जब तक सवाल है वो आसिम भाई और अखिलेश भाई जानते हैं। अच्छा, चलते चलते आखिरी सवाल एक आपसे हम करना चाहेंगे। अभी मुझे मालूम हुआ कि कल आपने जो इस इलाके में, ख़ासतौर से मदनपुरा नागपाड़ा के इलाके में जो ड्रग्स का एक नशा बढ़ता जा रहा है, बिलखुसूस हमारे मुस्लिम बच्चे उसमें मुलविस होते जा रहे हैं, और आपके बारे में ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि आप उसके तदारुक के सिलसिले में, उसको ख़त्म करने के सिलसिले में काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और काफ़ी ज़मीन से जुड़े हुए हैं। तो इस सिलसिले में आपने अब तक क्या कदम उठाया और कहाँ तक कैसी कामयाबी मिली है, ज़रा इस पर रोशनी डालें। देखिए, पिछला जो इलाका है जहाँ मैं पहले नुमाइंदगी करता था, गोवंदी, वहाँ काफ़ी हद तक हम कामयाब थे। अब यहाँ पर मदनपुरा नागपाड़ा के अंदर कल पहली बार, इससे पहले हमने मशवरे की मीटिंग रखी। मशवरे की मीटिंग के अंदर हमने कमेटी की तश्कील की। कमेटी की तश्कील के साथ साथ हमने इलाकेवार गश्त किया, और कल हमने एक बहुत बड़ी रैली अवेयरनेस की निकाली। मकसद दो है, जो बेचने वाले वो डरे। दूसरा मकसद है कि पुलिस भी जागरूक हो कि लोग इतने इकट्ठा हो गए। तीसरा मकसद ये है कि जो पीने वाले उनको भी शर्म आए। तीनों चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि जिस तरह से हमने स्ट्रैटेजी बनाई है, तो इंशाल्लाह ताला कामयाबी मिलेगी। और हम लोग हर लहजे से काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला वक्त लगेगा, लेकिन कामयाबी ज़रूर होगी। आज की हमारी इस ख़ास मुलाकात में ये थे जनाब रईस शेख साहब, जो
इससे पहले गोंडी के मुस्लिम हलकों में कहते इन्होंने नुमाइंदगी की और कामयाब नुमाइंदगी की है, इनका वहाँ काम बोलता है। और आज अभी इस वक्त 211 वार्ड नंबर 211 मदनपुरा नागपड़ा के इलाके से नुमाइंदगी कर रहे हैं। बीएमसी में मुस्लिम आवाज़ उठाने में बहुत अहम किरदार रहता है इनका। मैं चलते चलते आखिरी एक सवाल करता चलूँगा कि इस ऐसे नाजुक दौर में जबकि बीजेपी मुस्तकिल तौर पर प्री प्लान वे में मुसलमानों को मजहबी मुद्दों में उलझा कर रख दिया है और अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है, ऐसे वक्त में आपका आम मुसलमानों के लिए क्या पैगाम? मेरा पैगाम यही है कि जो एक अच्छे मुसलमान को किरदार पेश करना चाहिए हिंदुस्तान में, वो मुसलमानों को पेश करना चाहिए। इस माहौल के अंदर किरदार की जीत होगी, उसूलों की जीत होगी। और जो लोग भड़काने का काम करते हैं, मुसलमानों के बीच में खड़े रह के गैर मुस्लिमों को उल्टी सीधी बातें करके भड़काने का काम करते हैं, उनसे परहेज करना चाहिए। हिंदुस्तान ऐसा एक मुल्क है कि जिसने मुस्लिम पर्सनल लॉ को रिकग्नाइज़ किया, हमारे हकूक़ को रिकग्नाइज़ किया। तो हम लोगों को चाहिए कि ये जो भड़काने वाले कैरेक्टर से बाहर निकल के देश को आगे बढ़ाने वाले की पहली लाइन में खड़े रहने वालों की इमेज बनाना है। और मैं यही कहूँगा, सब्र, जज्बात नहीं, होश में 2019 को हमको समझ के साथ जो है डील करना है और जज्बात के साथ डील करना। जज़ाकल्लाह। ये थे हमारे जनाब रईस शेख साहब, जो मुस्लिम मसाइल पर और बिलखुसूस आज की जो सियासी सूरत हाल है उस पर बसीरत टीवी के साथ गुफ्तगू कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया। आरज़ू मेरी यही है, मेरा नूरे बसीरत आम कर दे।